बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। आज हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 6 ऑफ़ योर बुक विच इज़ मोटिवेशनल बिहेवियर या मुहर्रिकाती किरदार। सिंस योर स्टूडेंट्स ऑफ साइकोलॉजी, आप में से बहुत से बच्चों ने इसलिए साइकोलॉजी रखी होगी क्योंकि वो साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं। बहुत सौ ने शायद इसलिए रखी होगी क्योंकि आपके पेरेंट्स ने कहा या आपकी फ्रेंड्स ने ये सब्जेक्ट चूज़ किया, सो यू डिसाइडेड कि चलो हम भी रख लेते हैं। या बहुत से बच्चों ने शायद इसलिए रखी हो क्योंकि उन्हें ये सब्जेक्ट पसंद था, उन्हें इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलती थी, ये पढ़ के अंदरूनी इत्मीनान हासिल होता था। तो आप लोग सब साइकोलॉजी ही पढ़ रहे हैं, लेकिन वो पढ़ने के पीछे जो मुहर्रिक है या मोटिव है वो डिफरेंट है। तो आज इसी चैप्टर में हम देखेंगे कि मोटिव क्या होता है। आप सब ने ये इस्तिलाह अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ज़रूर इस्तेमाल की होगी कि मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ ये करने के लिए, या मुझे बिल्कुल मोटिवेशन फ़ील नहीं हो रही ये काम करने के लिए। सो लेट्स सी कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग थी मोटिवेशन की, क्या वो वही है जो इस बुक में लिखी है। उसके अलावा हम देखेंगे कि मोटिव किस तरह से आपके रवैये पे असरअंदाज होते हैं, इसकी कितनी इकसाम हैं, इब्तदाई मुहर्रिकात क्या होते हैं, सानवी क्या होते हैं। अभी जो पीछे मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ़ बच्चों ने मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर साइकोलॉजी का सब्जेक्ट चूज़ किया होता है। जब हम इब्तदाई और सानवी मुहर्रिकात पढ़ेंगे तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन से मुहर्रिक में फ़ॉल करती हैं। क्या आपने साइकोलॉजी इब्तदाई मुहर्रिक की बिना पे रखी या सानवी मुहर्रिक की बिना पे रखी। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मुहर्रिक की जो इस्तिलाह है वो लैटिन ज़बान के लफ्ज़, लातीनी ज़बान के लफ्ज़ मोटिवस से अख़ज़ शुदा है, जिसका मायने क्या है, हरकत करना। गोया ज़िंदगी में हरकत करने वाली वो ताकत या वो क़ुव्वत जो जिस्म में किसी कमी के नतीजे में ज़ाहिर होगी, वो क्या होगी, मुहर्रिक। सो मुहर्रिक की बहुत सी तारीफ़ें की गई, हम 3 पढ़ेंगे इसमें। एक रॉबर्ट वुडवर्ड साहब ने की, वो कहते हैं कि ये एक ऐसा अमल है जो किसी फ़र्द को मखसूस किरदार या मकसद की तरफ ले जाता है। इंग्लिश जिन बच्चों ने रखी हुई है उनके लिए मैंने नीचे एक अलग स्लाइड ऐड की है, आप वहाँ से देख सकते हो। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो और उसको यहाँ पे लिख सकते हो आप, या अपनी बुक में। इसी को ही आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो रॉबर्ट वुडवर्थ की डेफिनेशन को, कि मोटिव इज़ अ प्रोसेस जो किसी फ़र्द को मखसूस किरदार और मकसद की तरफ ले जाता है, दैट प्रोपेल्स और डायरेक्ट्स एन इंडिविजुअल जो इंगेज इन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। C.T. मॉर्गन कहते हैं कि ये एक अंदरूनी हालत है जो फ़र्द को मकसदी सरगर्मी की तरफ लेकर जाती है। रे टेलर मज़ीद कहते हैं कि ये एक अमल है जो जारी रहता है, मुतय्यन होता है और आखिरकार मकसदी किरदार के हसूल पर ख़त्म होता है। नाउ आई वॉन्ट यू टू पॉज दिस वीडियो एंड रीड दीज 3 डेफिनेशंस, और देखें इन तीनों डेफिनेशंस को पढ़ के कि इनमें क्या चीज़ कॉमन है। रॉबर्ट, C.T. मॉर्गन, रे टेलर, इन्होंने अलग अलग जगहों पे ये डेफिनेशंस दी, मुख्तलिफ़ सालों में दी, लेकिन एक चीज़ कॉमन है इनमें। वो क्या है? मकसदी सरगर्मी। ठीक है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर इज़ कॉमन, कि जो मुहर्रिक है वो आपको किसी ख़ास मकसद की तरफ लेकर जाता है। ठीक है, वो एनर्जी या वो क़ुव्वत जो है वो आपको कहीं इधर उधर नहीं लेके जाती। जैसे आपको भूख लगी है तो भूख एक मुहर्रिक है, वो आपको कहाँ लेके जाएगा? पार्क में लेके जाएगा या आप टीवी शो देखोगे? नहीं, वो आपको खाने की तरफ लेके जाएगा, ख़ुराक की तरफ लेकर जाएगा। दिस इज़ व्हाट इट मीन्स। नेक्स्ट लेट्स सी कि मुहर्रिक हमारे किरदार को कैसे मुतय्यन करता है, कैसे डिटर्मिन करता है। यहाँ पे साइकोलॉजी में किरदार का मतलब कैरेक्टर नहीं होता, बिहेवियर होता है, रवैया होता है। होपफुली आप लोग ये पीछे पढ़ चुके होंगे, ये बस आपको एक रीकैप बता रही हूँ। सो मुहर्रिक एक ऐसा अमल है जो ज़हनी और जिस्मानी अमल को ना सिर्फ जारी रखता है बल्कि मुतय्यन करता है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? अंगीख्तें, तहरीक और ख्वाहिशात। अंगीख्तें का मतलब है जज्बात, आप ऊपर नोट डाउन कर लें इसको।
तो आपकी विशेस, डिज़ायर्स, ये सब मुहर्रिक में शामिल हैं। कॉन्शियसली, अनकॉन्शियस, ये दोनों लेवल्स पे काम करता है। उसूल लज़्ज़त के तहत काम करता है। इसका मतलब है कि जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, पसंद है, जिसमें आपको खुशी मिलती है, आप उसी चीज़ की तरफ ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे। जहाँ से दुख मिलेगा उससे तो आप बचेंगे, राइट? सो दिस इज़ ईज़ी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये मैंने नीचे एक स्क्रीनशॉट ऐड कर दिया था उन बच्चों के लिए जिन्होंने इंग्लिश में साइकोलॉजी रखी है, ताकि वो यहाँ से देख लें कि कैसे मोटिव हमारे बिहेवियर को डिटर्मिन करता है, और साथ डेफिनेशन। ऑल्सो जो मोटिव है वो आपको गोल बताएगा कि आपका क्या गोल है, और ना सिर्फ ये बताएगा कि आपका क्या गोल है, बल्कि आपको बताएगा आपको उस गोल की तरफ पहुंचने के लिए एनर्जी भी देगा। हम पीछे वाली एग्जाम्पल को ही अगर कंटिन्यू करें, तो आपको भूख लगी है, भूख इज़ मुहर्रिक। भूख ने आपको बताया आपका गोल क्या है, खुराक। जब आपको भूख लगती है, आपको ऑटोमेटिकली यू फील द एनर्जी एंड अर्ज टू गेट अप एंड गो गेट द फूड, या ऑर्डर कर लें, पका लें, गर्म कर लें, उठ के खा लें, तो आपको वो एनर्जी भी देता है। दिस इज़ हाउ इट डिटर्मिन्स योर बिहेवियर। मुहर्रिकात की कई इक़साम हैं। हम आपकी बुक में सिर्फ 2 इक़साम पढ़ेंगे, इब्तदाई मुहर्रिकात और सानवी मुहर्रिकात। इनको समझने का ईज़ी तरीका ये है, अगर आपको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो जाएगी इससे, कि ऐसे तमाम मुहर्रिकात जो आपकी के ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं, जो आपकी बका के लिए ज़रूरी हैं, सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, वो हैं इब्तदाई मुहर्रिकात। और ऐसे तमाम मुहर्रिकात जो आपके बका के लिए ज़रूरी नहीं हैं, वो हैं सानवी मुहर्रिकात। एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे, हवा, प्यास, भूख, दर्जा हरारत, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा यहाँ पे लिखा है गैर इक्तसाबी, गैर आमोज़शी। ये जब आप डिफरेंस पूछा जाएगा आपसे पेपर में कि इब्तदाई मुहर्रिकात और सानवी मुहर्रिकात में क्या फ़र्क है, तो आपने सिर्फ ये 3 वर्ड्स नहीं लिख देने, आपने बाकायदा डेफिनेशन लिखनी है कि इब्तदाई मुहर्रिकात की वो इक़साम हैं जो कि हमारी बका के लिए ज़रूरी हैं, जो कि गैर इक्तसाबी हैं, गैर आमोज़शी व उज़वियाती हैं। इसका मतलब यह है कि ये पैदाइशी तौर पर हमारे अंदर मौजूद होती हैं, हम दुनिया में आके नहीं सीखते। जबकि सानवी मुहर्रिकात ऐसे मुहर्रिकात हैं जो कि हम दुनिया में आके सीखते हैं, हमारी बका के लिए ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है, जैसे हुसूल, ताकत, वाबस्तगी, समाजी कबूलियत, तहफ़्फ़ुज़। ये सब चीज़ें हमने पैदा होने के बाद सीखी। जबकि हवा, प्यास, भूख, दर्जा हरारत, नींद, ये तो हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं, ये हमारे इब्तदाई मोटिव्स या मुहर्रिकात हैं। नीचे इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए अगैन एक स्क्रीनशॉट है जिसमें डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स हैं। भूख के मुहर्रिक में, इब्तदाई मुहर्रिकात में सबसे अहम मुहर्रिक भूख का मुहर्रिक है। क्यों? क्योंकि ये आपके ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। कोई भी जानदार ग़ज़ा के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। जैसे ही आपकी बॉडी में आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं उनमें एनर्जी कम होती है, आपकी बॉडी को सिग्नल जाता है कि आई नीड फूड, गो गेट द फूड, एंड देन यू गो गेट द फूड एंड एनर्जी वापस आ जाती है। अब भूख के मुहर्रिक में समाजी, नफ्सियाती अवामिल भी शामिल होते हैं। समाजी अवामिल में आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपको अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो आप ज़्यादा खाएंगे, कम पसंद है तो कम खाएंगे। तो भूख तो उतनी होती है, लेकिन योर टेंडेंसी टू ईट दैट थिंग इंक्रीज़ और डिक्रीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने पेट भर के खाना खा लिया एंड देन एट द एंड आपको पता चला कि खाने के बाद डिज़र्ट में से ब्राउनी विद आइसक्रीम है, खीर है, सवैयाँ हैं, हलवा है, या 3 मिल्क केक, और एनी ऑफ दीज थिंग्स। तो क्या आप खाएंगे? हालांकि आपका पेट तो फुल है, आप पेट भर के खा चुके हैं। सो माई गेस इज़ येस। तो यहाँ पे विच एलिमेंट इज़ एक्टिव? सोशल एलिमेंट और समाजी एलिमेंट। नफ्सियाती अवामिल में
आप देखेंगे किस तरह से आपकी जो स्टेट ऑफ माइंड है इट अफेक्ट्स योर हंगर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, कुछ लोगों को एग्ज़ाम्स में बहुत भूख लगती है, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं लगती। इन अदर वर्ड्स, स्ट्रेस में कुछ लोगों को बहुत भूख लगती है और कुछ लोगों को बहुत कम भूख लगती है। नाउ यू माइट थिंक कि अब अपने आप को कैटेगराइज कर पाओगे कि मैं कौन सी कैटेगरी में फॉल करता हूँ। एंड नेक्स्ट टाइम यू सिट ऑन द टेबल यू कैन फाइंड आउट कि क्या मुझे वाकई भूख लगी है, या मुझे ये चीज़ पसंद है इसलिए मैं ज़्यादा खा रहा हूँ, या मैं स्ट्रेस में खा रहा हूँ, आई एम स्ट्रेस्ड अबाउट समथिंग और इस वजह से मैं अवॉइड कर रहा हूँ स्ट्रेस को बाय ओवर ईटिंग, ठीक है, और बाय नॉट ईटिंग। अब भूख को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कैसे कंट्रोल करता है? नीचे मैंने एक पिक्चर अटैच की है, आप उसको देखें। यहाँ पे पहली तस्वीर में व्हेन द स्टमक इज़ एम्प्टी इट सिग्नल्स योर हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस को सिग्नल करेगा जो कि आपको बताएगा कि आपको भूख फील करवाएगा और आप उठेंगे और खाना खा लेंगे। जब आपका स्टमक फुल हो जाएगा ये दोबारा हाइपोथैलेमस को सिग्नल करेगा। नीचे वाली तस्वीर देखें तो हाइपोथैलेमस आपकी जो एपेटाइट है उसको कम कर देगा, तो आप फिर कम खाना खाओगे या आप स्टॉप कर दोगे खाना खाना। इसके अलावा आपके अब ऊपर पेज नंबर 101 पे चले जाएं, भूख के मुहर्रक में ही फर्स्ट पैरा के जो एंड पे मेंशन है 2 तामी आर्ज़े। तामी आर्ज़े क्या होते हैं? खाने से रिलेटेड कोई भी जो बीमारी है उसको हम तामी आर्ज़े कहते हैं। 2 तरह की ही बीमारियां हो सकती हैं, या आप बहुत ज़्यादा खाते हैं या आप बहुत कम खाते हैं। बहुत ज़्यादा खाएंगे तो आप मोटापे का शिकार हो जाएंगे। मोटापे का कैसे पता चलेगा कि आया ये शख्स मोटा है या मैं मोटा या मोटी हूँ? वो आपको पता चलेगा अगर आपके नॉर्मल वज़न से आपका वज़न 20% ज़्यादा है तो आप कहेंगे कि ये शख्स मोटापे का शिकार है। और अगर आप बहुत कम खाते हैं तो भी ये एक आर्ज़ा है, बीमारी है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये लोग मोटा होने के डर से बिल्कुल खाना नहीं खाते और ये एक नफ्सियाती बीमारी है। अब आप में से जो ये पढ़ता जाए वो अपने आप को डायग्नोज़ ना करता जाए, क्योंकि आप इनका क्राइटेरिया अगर गूगल पे जाके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक्सट्रीम किस्म की बीमारियां हैं। इस ना खाने या बहुत ज़्यादा खाने के नतीजे में नफ्सियाती तौर पर वो बहुत डिस्ट्रेस या स्ट्रेस का शिकार होते हैं। तो जो लोग नहीं खाते वो उनमें वज़न तो कम होता ही होता है, लेकिन उनकी मेमोरी बड़ी बुरी तरह असर होता है मेमोरी पे, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, अनकॉन्शियस होना, ठीक है। बाकी फ़िज़िकली दे आर नॉट वेरी एक्टिव, अनकॉन्शियस हो जाना, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। अब ऐसी क्या चीज़ है जिससे आप ना बहुत ज़्यादा खाएं ना बहुत कम खाएं, आपकी जो भूख है वो रेगुलेट हो जाए, उसमें एतदाल आ जाए? वो है एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज़्म जो है वो नॉर्मल हो जाता है और आपकी मेटाबॉलिज़्म की परफॉर्मेंस को बेहतर रखता है एक्सरसाइज, ठीक है। सो अब आपने तभी खाना है जब आपको भूख लगे, ठीक है, और उतना खाना है जितनी आपको भूख हो। सो यू आर लिसनिंग टू द सिग्नल्स ऑफ योर बॉडी। नेक्स्ट वी हैव मोटिव ऑफ थर्स्ट और प्यास का मुहर्रक। ये आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम मुहर्रक है। हवा के बाद ये सबसे अहम है, क्योंकि ज़िंदगी का तो दारोमदार ही पानी पे है और ये आपके ज़िंदा रहने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आपकी बॉडी में जो लिक्विड्स हैं उनका बैलेंस होगा तो ही आप स्मूथली फंक्शन कर पाओगे। और कौन सी चीज़ें इसको रेगुलेट करती हैं? 2 चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड हैं। एक आपके गुर्दे रिलीज़ करते हैं रेनन एंजाइम, और दूसरा ADH। दूसरी लाइन में मेंशन है DDH, इसको करेक्ट कर लें, इट इज़ ADH विच इज़ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये आपकी बॉडी के जितने भी लिक्विड्स हैं उनको बैलेंस आउट करता है। अच्छा जी, कैसे पता चलेगा मुझे प्यास लगी है?
मेरा मुंह खुश्क हो जाएगा, होंठ खुश्क हो जाएंगे, ठीक है। बॉडी में क्या होता है, बॉडी में आपका खून गाढ़ा हो जाता है। जब ये होता है तो आपके गुर्दे रेनन नाली, या ये नाली लिखा हुआ है, रेनन एंजाइम खारिज करते हैं, जिससे आपको फ़ील होता है कि मुझे प्यास लगी। आप उठते हो, आप जाके पानी पी लेते हो, ठीक है। तो फिर एडीएच क्या करता है, एडीएच क्या करेगा, अगर से फॉर एग्ज़ाम्पल आसपास अभी पानी नहीं है, आप कहीं सफ़र कर रहे हो, तो अभी तो आपकी बॉडी को पानी पेज नंबर 103 पे बात की गई है होम्योस्टेसिस की, जिसका मतलब है तवाज़ुन को मेंटेन करना। तो यहाँ बात की गई है होम्योस्टेसिस की। व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस, ये 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है अलग से। ये सबसे पहले ये इस्तेलाह इस्तेमाल की कैनन ने 1932 में। वो कहते हैं कि जो ये बॉडी का एक ही टेम्परेचर हम मेंटेन रख पाते हैं, वो होम्योस्टेसिस की वजह से है। और अगर हमारा बॉडी का वो बैलेंस सॉरी ख़राब हो जाए या डिस्टर्ब हो जाए, तो आपकी जो इंटरनल बॉडी है वो उसी बैलेंस को वापस रीगेन करने की कोशिश करती है, एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस, ठीक है। अब तवाज़ुन क्या है, आपकी बॉडी में तवाज़ुन चाहिए आपको, लिक्विड्स का, न्यूट्रिशन का, दर्जा हरारत का, हर चीज़ बैलेंस में ही अच्छी लगेगी, तभी आप ऑप्टिमम फंक्शन कर पाओगे। अगर बॉडी का टेम्परेचर या बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, आप ऑप्टिमम लेवल पे फंक्शन नहीं कर पाओगे। सो इसी प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक पिक्चर ऊपर अटैच की है, यू कैन रेफ़र टू दैट, और आप इसको पेपर में भी बना सकते हो। अब आप लेफ़्ट साइड पे देखेंगे इस इमेज के, जब बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आपको ये थर्मामीटर रेड नज़र आ रहा है, तो क्या होगा, हाइपोथैलेमस सिग्नल करेगा आपकी बॉडी के पसीना पैदा करने वाले ग्लैंड्स को, वो पसीना पैदा करेंगे और आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम हो जाएगा। इसी तरह राइट साइड पे देखें, जब बॉडी का टेम्परेचर जब बाहर का टेम्परेचर कम हो जाएगा, आपको सर्दी लग रही होगी, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, वो सिग्नल करेगा आपकी ब्लड वेसल्स को, खून की नालियों को, कि वो सिकुड़ जाएं,
वो सिकुड़ जाएंगी। आपके जो आपको थोड़ी बहुत शिवरिंग फील हो सकती है, गूज बम्प्स होते हैं, जिससे बॉडी में टेम्परेचर थोड़ा सा रेज़ होता है और आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। तो एंड रिज़ल्ट क्या है, दोनों में तवाज़न यानी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हासिल करना। ठीक है, तो ये ह्यूमन बींग्स का कह लें सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कह सकते हो आपके। जब भी इम्बैलेंस होता है तो आर बॉडीज़ आर डिज़ाइंड इन अ वे टू सीक दैट बैलेंस अगैन, टू स्ट्राइव टू रीगेन दैट बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव मोटिव ऑफ सेक्स और जिन्स का मुहर्रिक। ये नस्ली बका के लिए ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो आगे नस्ल नहीं चलेगी, ख़ानदान नहीं चलेंगे, ह्यूमन बींग्स ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। भूख प्यास के मुकाबले में ये कम अहमियत का हामिल है और इसके लिए बैरूनी तौर पर भी अवामिल असरअंदाज होते हैं, लेकिन इंटरनली क्या होता है मेल्स और फीमेल्स में, इंटरनली what is responsible for this trait, for this motive is testosterone in males and estrogen in females। ठीक है, जो मेल्स में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके लिए भी टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है, फीमेल्स में कौन होगा, एस्ट्रोजन। ठीक है, और इस्लाम ने इस मोटिव को रेगुलेट करने के लिए एक मैकेनिज़्म दिया है, एक सिस्टम दिया है, विच इज़ मैरिज। बाकी कल्चर्स में इट वेरीज़। ठीक है, देन वी हैव मैटरनल मोटिव और मादरी मुहर्रिक। अब इसका ताल्लुक़ किसके साथ है, इसका ताल्लुक़ माँ के किरदार के साथ है। और जब भी अ फीमेल गिव्स बर्थ टू द बेबी, there is a surge in or increase in one hormone which is called prolactin। prolactin हार्मोन रिलीज़ होता है ज़्यादा मकदार में, जो कि दूध की प्रोडक्शन को भी रेगुलेट करता है। ठीक है, सो रिसर्च के ज़रिए से हमें पता चला कि ये बच्चों में पैदाइश के साथ ये मुहर्रिक मौजूद होता है और जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं वो आइडेंटिटी फॉर्म करते हैं। मेरा ख़्याल है 3 से 5 साल के बाद वो, या इसी एज में 3 से 5 साल की एज में आइडेंटिटी फॉर्मेशन, जब मैं आइडेंटिटी फॉर्मेशन की बात कर रही हूँ इसका मतलब है दे आइडेंटिफाई विद द रोल्स ऑफ द सेम जेंडर। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा जो बच्चियाँ हैं वो गुड़िया के साथ खेलने लग जाती हैं, या जिस तरह से उनकी माँ घर में फ़ंक्शन कर रही होती है या काम कर रही होती है, वो उसी को ही रेप्लिकेट या उसी को कॉपी करने की कोशिश करती हैं। इसी तरह जो लड़के हैं 3 से 5 साल की उम्र में, वो अपने वालिद को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से वो कपड़े पहनते हैं, जिस तरह से वो बात करते हैं, जिस तरह से वो चलते फिरते उठते बैठते हैं। ठीक है, सो ये मोटिव बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी। ठीक है, एंड देन वी हैव, दिस इज़ इट फॉर आर इब्तदाई मुहर्रिकात। इब्तदाई मुहर्रिकात ख़त्म हो चुके हैं। नाउ वी हैव सानवी मुहर्रिकात। अच्छा जी, जो इब्तदाई मुहर्रिकात हैं, अगर इस पर सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन आता है, आपने इब्तदाई मुहर्रिकात की तारीफ़ लिखनी है, बाकी 1 बाय 1 उनको अच्छे से एक्सप्लेन करके कुछ इमेजेस बना देंगे तो यू आर गुड टू गो। और अगर आ जाता है सवाल इब्तदाई और सानवी मुहर्रिकात दोनों पर नोट लिखें, तो आप मुहर्रिकात की डेफिनेशन लिखेंगे तो इट वुड बी नाइस, और नीचे फिर सानवी और बुनियादी को एक एक लाइन में एक्सप्लेन करके आपने ब्रीफली जो एक एक मुहर्रिक है वो एक्सप्लेन करना है। इसमें आपने बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना अगर लॉन्ग क्वेश्चन दोनों पे आ गया, क्योंकि अगर आपके पास 30 to 40 मिनट्स हैं तो आपने 1 या 2 मुहर्रिक को लिखते हुए ही 40 मिनट नहीं गुजार देने। यू हैव टू मैनेज योर टाइम, सो यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ। विद प्रैक्टिस यू लर्न द स्किल के कैसे आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हो। ठीक है, नाउ लेट्स कंटिन्यू विद सेकेंडरी मोटिव्स। आई एम रिपीटिंग, व्हाट आर सेकेंडरी मोटिव्स? जो आपकी बका के लिए ज़रूरी नहीं हैं, जो पैदाइश से नहीं होते, जो इक्तसाबी होते हैं, जो आमोज़शी होते हैं, आप सीखते हो दुनिया में आने के बाद। ये आपकी बका के लिए ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन समाज की बका के लिए हमें ताकत मुहैया करते हैं। इनमें कौन कौन से मुहर्रिक शामिल हैं? सबसे पहला है तहसील का मुहर्रिक।
तहसील का मुहर्रक समझ लें आप जैसे यू हैव द अर्ज और नीड टू अचीव समथिंग, ठीक है। अब यानी दूसरों से सबकत ले जाने की ज़रूरत, ये बचपन से ही पाया जाता है। और बहन भाइयों से आगे निकल जाना ये बड़ा कॉमन होगा। आप लोगों ने भी देखा होगा कि अगर बड़े भाई ने या बहन ने कुछ किया है तो यू वांट कि मैं उससे ज़्यादा कुछ कर सकूं या मैं उससे बेहतर कर सकूं। फिर जब स्कूल कॉलेज में आते हैं तो अपने क्लास फेलोज़ से बेहतर परफॉर्म करना। तो एक दूसरे से बेहतर परफॉर्म करने की जो ज़रूरत है ये है तहसील का मुहर्रक। अब ये एक जैसा नहीं सब में पाया जाता, डिफरेंट लेवल्स में पाया जाएगा। किसी में बहुत ज़्यादा होगा, किसी में मीडियम लेवल का होगा, किसी में लो होगा बहुत, ठीक है। तो इसमें वो बच्चे जिनके पेरेंट्स बड़े हार्ड वर्किंग, ऑर्गेनाइज्ड, इंडिपेंडेंट होते हैं, कहते हैं कि वो अगर बच्चे का नीड फॉर मोटिव या नीड फॉर अचीवमेंट हाई है तो वो ऐसे पेरेंट्स उसके लिए रोल मॉडल साबित होते हैं, उसको गाइड करते हैं, उसके लिए अच्छा मेंटोर साबित होते हैं। तो बच्चे पर काफ़ी अच्छा असरअंदाज होता है। उसको डिसीजन लेने में, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उसमें, कोई गोल सेटिंग करनी है उसमें उसको इनकरेज करते हैं। और जबकि ऐसे पेरेंट्स जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं उनका थोड़ा सा नेगेटिव असर पड़ सकता है बच्चे की मोटिव ऑफ अचीवमेंट पे। मेल्स और फीमेल्स का अगर कंपैरिजन किया जाए तो रिसर्च ये कह रही है कि ख़वातीन का तहसीली ज़रूरत का दर्जा कम होता है। हाउएवर ये बुक जो है काफ़ी सालों पहले लिखी गई है। अभी जो लेटेस्ट रिसर्च है इट माइट इंडिकेट समथिंग डिफरेंट। ख़ुद मुख्तारी और आला तहसीली मुहर्रक में मुस्बत हमरबती या ताल्लुक़ पाया जाता है। यानी इस लाइन को आप सिंपल तरीके से ऐसे लिख सकते हो कि जिन लोगों में आला तहसीली मुहर्रक पाया जाता है या मोटिव ऑफ अचीवमेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है वो इंडिपेंडेंट भी होते हैं, ठीक है। हमरबती या ताल्लुक़ का मतलब है अगर एक चीज़ है तो दूसरी भी पाई गई है। अगर आप में अचीव करने का, सबकत ले जाने का मोटिव ज़्यादा है तो आप में स्ट्रेस भी ज़्यादा पाया जाएगा। तो तनाव और आला तहसीली मुहर्रक में भी हमरबती पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ताकत का मुहर्रक। जो ताकत का मुहर्रक है ये कहता है जिसमें ज़्यादा हो कि मैं दूसरों पर हुक्मरानी करूं। इसके तहत दूसरों पर हुक्मरानी की जाती है। हुक्मरानी किसी फ़र्द पे हो सकती है, किसी पूरी कौम पे भी हो सकती है, ठीक है। ये इनफरादी तौर पर भी देखा जा सकता है, इज्तमाई तौर पर भी देखा जा सकता है। आपको ये नज़र कहाँ पे आएगा अगर आप सोचें कि ये ताकत का मुहर्रक मुझे आजकल कहाँ नज़र आ रहा है, या इस सदी में मुझे कहाँ नज़र आ रहा है, या पिछली सदी में मुझे कहाँ नज़र आ रहा था। पिछली सदी में आपको हिटलर की सूरत में वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 की शक्ल में नज़र आ रहा होगा। आजकल जैसे मिडल ईस्ट का क्राइसिस है उसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि कौन से जो कंट्रीज़ हैं दे हैव हाई नीड फॉर हाई मोटिव ऑफ पावर, और वो आपको नज़र आ रहा होगा जिसकी वजह से लाखों लोग जो हैं वो किसी ना किसी तरह से इम्पैक्ट होता है उन पे, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में तो मिलियंस ऑफ पीपल डाइड। तो ये ताकत का मुहर्रक, लेकिन ये हर बार मनफी नहीं होता, ये मुस्बत भी हो सकता है। हम आगे देखते हैं कैसे, ठीक है। तो रिसर्च को अगर हम थोड़ा सा कंसल्ट करें तो एग्रेशन और मोटिव ऑफ पावर में उन्होंने देखा कि ताल्लुक़ पाया गया था कि वो दूसरे अफराद को, जिसमें ताकत का मुहर्रक ज़्यादा होता है, वो दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ठीक है। सो जब दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो हर किसी को कंट्रोल करना तो आसान नहीं होता। कुछ लोग जो इजीली कंट्रोल हो जाते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं हो पाते उनको फिर जारहियत या एग्रेशन से कंट्रोल किया जाता है। अगेन रेफर टू द एग्जांपल्स दैट आई मेंशन्ड अ व्हाइल अगो। तो जी अब जो पॉजिटिवली इस ताकत के मुहर्रक को रेगुलेट करते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो अपने आप को
जो माशरे की बेहतरी के लिए इन्वॉल्व कर सकते हैं। कोई इदारा बना लिया और उसके वो ज़ाहिर है आप उसको हेड कर रहे हो तो आपके पास पावर है, यू होल्ड द पावर टू मेक डिसीजंस, राइट। तो इस तरह से वो तालीमी इदारों में, सियासत में, ठीक है, इसमें दिलचस्पी लेंगे। सो अगर आप पॉलिटिकल, यू हैव हाई मोटिव फॉर पावर और आपने इलेक्शन लड़ा, आप जीत गए, तो यू हैव दैट पावर और आप उस पावर को अच्छे मकासद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू आर गोइंग टू रेगुलेट दैट मोटिव। ये लोग ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं जिन लोगों में हाई मोटिव फॉर पावर होता है और इनमें आगे बढ़ जाने का मुहर्रिक और नीड फॉर अचीवमेंट दोनों ही हाई होते हैं। नेक्स्ट वी हैव मोटिव ऑफ एफिलिएशन। जो इंसान, एज एरिस्टोटल सेड, मैन इज़ अ सोशल एनिमल। आप अकेले तन्हाई में सारी ज़िंदगी नहीं रह सकते। यू नीड समबडी टू बिलोंग टू, यू नीड समबडी टू बी विद। एक वो फीलिंग का जो तस्वुर है वो हमें कहाँ से मिलता है? वो हमें समाज से मिलता है। एक उसकी वजह ये है कि हम लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं क्योंकि इंसान खौफ और तन्हाई से डरता है। दूसरा, उससे सकाफ़ती, कारोबारी, समाजी ये तमाम ताल्लुकात भी जन्म लेते हैं और ये माशरे को आगे बढ़ाने के लिए, माशरे की डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी हैं, ठीक है। तो सबसे, और ये वाबस्तगी हर ग्रुप की सेम नहीं होती। आपकी हो सकता है कॉलेज के दोस्तों से अलग वाबस्तगी है, अपनी फैमिली से अलग वाबस्तगी है, पूरी दुनिया के मुसलमानों से अलग वाबस्तगी है, एज़ पाकिस्तानी तमाम पाकिस्तानियों से आपकी वाबस्तगी है, ठीक है। एक शहर के लोगों से आपकी वाबस्तगी है, उसी नाम से जाने जाते हैं ना, हर नस्ल, तबका, ठीक है, उनकी उसके साथ वाबस्तगी है, तो हर किसी के साथ एक जैसी नहीं होगी, ठीक है। इब्न खुल्दून कहते हैं कि सबसे जो शदीद वाबस्तगी है वो अपने समाजी, कबीले या नस्ली वाबस्तगी है। नेक्स्ट वी हैव जारहियत का मुहर्रिक। मेरा ख्याल है ये लास्ट मुहर्रिक है जो सेकेंडरी मोटिव्स में। जारहियत के मुहर्रिक में तशद्दुद, जिस्मानी ताकत के ज़रिए दूसरे अफराद पर गलबा हासिल किया जाता है। अब आपने ताकत का मुहर्रिक और जारहियत के मुहर्रिक को कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। ताकत पे क्या था? आई वॉन्टेड कि मैं दूसरों पर हुक्मरानी करूं, ठीक है। वो पॉजिटिवली भी मैं कर सकती हूँ, नेगेटिवली भी। जारहियत इज़ ऑलवेज़ नेगेटिव, ठीक है। जारहियत के मुहर्रिक में दूसरे अफराद पर गलबा ही हासिल किया जाता है। आपने जितने भी मोटिव्स हैं सबसे पहले कोशिश करनी है पहली लाइन में उनको एक्सप्लेन कर दें कि ये होता है ये मोटिव, ठीक है। रिसर्च कहती है कि जितने गोश्तखोर होते हैं जानदार, वो सब्ज़ी खोर जानदारों की निस्बत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। लेकिन अभी तक कोई हमारे पास कंक्रीट एविडेंस नहीं आया कि क्या वाकई ही ऐसा है या कोई और फैक्टर्स हैं इसमें, इसलिए अभी इस पर मज़ीद तहकीक जारी है। जारहियत के नज़रियात का ज़िक्र नीचे किया गया है, आपने 1 बाय 1 लिखने हैं। इस तरह अगर पैरा में लिखेंगे तो वो बिल्कुल ब्लर हो जाता है। प्रेफर करें कि आप ऊपर आपने जारहियत की तारीफ़ लिख ली, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे के उसका नीचे अलग से हेडिंग दें कि जारहियत के नज़रियात। उसमें आप सबसे पहले लिखेंगे, 4 ही लोगों ने बताए हैं नज़रियात आपकी बुक में जो 4 मेंशन है, मैकडगल, फ्राइड, डॉलर्ड, मिलर्ड और बेंड्यूरा। इनके 1 बाय 1 एक एक लाइन में आप एक्सप्लेन करेंगे ताकि क्लियरली जो पेपर चेक करने वाला है उसको पता चल जाए और क्लियरली आप मेंशन कर दो उनको। मैकडगल ने कहा कि जारहियत की जबिल्लत इंसान रखता है, यानी इंस्टिंक्ट है, पैदाइशी तौर पर वो उसके अंदर ये इंस्टिंक्ट होता है। फ्राइड ने भी कहा कि ये बचपन से ही मौजूद होता है, लेकिन हम उस जारहियत का निकास यानी उस एग्रेशन का जो एक्सप्रेस करना है, इजहार है, वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कर सकते हैं। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेशन है पैदाइशी तौर पे, लेकिन क्या लाजमी है कि मैं लोगों को मारती फिरूं और चीज़ें तोड़ती फिरूं? नो, नॉट नेसेसरली। आई कैन रेगुलेट माई एग्रेशन टू आर्ट, और या मैं एथलीट बन सकती हूँ, ठीक है, मैं रेसलिंग कर सकती हूँ। या कोई भी मेल है उसमें एग्रेशन है ज़्यादा तो वो एथलीट बन सकता है, वो आर्ट वर्क की तरफ जा सकता है, ठीक है।
देन वी हैव डॉलर्ड एंड मिलर्ड। तो ये कहते हैं कि जारहियत इंसान में तभी आती है जब वो कोई काम करना चाहे, कोई मकसद हासिल करना चाहे, वो कर नहीं पाया, तो वो एहसास कमतरी में मुब्तला हो गया। अब वो जो एहसास कमतरी है उसको ओवरकम करने के लिए वो गुस्से का इजहार कर रहा होता है। बेंड्यूरा कहता है कि पैदाइशी नहीं होता एग्रेशन, ये तो आप अपने माशरे से सीखते हो। ये तो बच्चा जब पैदा होता है वो अपने इर्द गिर्द देखता है एग्रेशन होते हुए, तो वो सीखता है और करता है। ठीक है, सो ये 4 आपने लिख देने हैं। फिर आपने नीचे हेडिंग देनी है कि जारहियत का इजहार 2 तरीक़ों से हो सकता है। एक, आप उसको अपनी तरफ मोड़ लो, दूसरा दूसरों की तरफ मोड़ लो। अपनी तरफ मोड़ने का मतलब है अपने ऊपर, अपने साथ जा रहा किरदार अदा कर, जा रहा हो जाओ अपने साथ ही। यानी आप सुसाइड कर लो, खुदा न खास्ता। जो कुछ लोग खुदकुशी कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि वो अपने ऊपर उसको जो फीलिंग्स हैं या ये मोटिव है अपनी तरफ मोड़ देते हैं जारहियत को। कुछ लोग जो दूसरों की तरफ मोड़ते हैं वो दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं। ठीक है, अब जो ऊपर बेंड्यूरा ने बात की थी इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है, और रिसर्च इस बात को सपोर्ट भी करती है कि अगर आपके पेरेंट्स में आपने एग्रेशन देखा है तो बच्चों में भी एग्रेशन ज़्यादा होता है। और मर्दों और औरतों का मुकाबला किया जाए तो औरतों में कम जारहियत पाई जाती है। उसके अलावा अगर बेंड्यूरा कहता है कि आप इर्द गिर्द के माहौल से सीखते हो, तो इर्द गिर्द के माहौल में तो वालिदैन के अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं। सो व्हाट आर द अदर फैक्टर्स जहाँ से आप सीख सकते हो? सोशल मीडिया, जनरली मीडिया, टीवी ड्रामा, फ्रेंड्स। ठीक है, ये सारे आपकी सोशलाइजेशन में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। आप सेकंड चैप्टर में सोशलाइजेशन पे काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने अलग से ये एक्सप्लेन कर दिया है। कुछ पर्सपेक्टिव्स हैं एग्रेशन के, आप इनको मेंशन कर सकते हो। ठीक है, देन वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ हाउ डू यू कोप विद स्ट्रेस एंड मोटिव्स। हिजानी मुहर्रकात और तनाव से कैसे बच सकते हैं आप। ठीक है, अब फ़िज़िक्स में तनाव का मतलब है कोई भी चीज़ को तोड़ने या झुकाने के लिए हम बहुत ज़्यादा उस पर वज़न डालते हैं तो हम कहते हैं ये चीज़ तनाव में है। नफ्सियात में जब हम कहते हैं तनाव तो इसका मतलब है अदम तवाज़न या खिंचाव। कोई भी, या अब आप तारीफ़ अगर लिखो तो आप कहोगे कि एक ऐसा जिस्मानी या नफ्सियाती महीज जो अब किसी फ़र्द को मुतासिर करेगा और उस फ़र्द में अदम तवाज़न और खिंचाव की कैफ़ियत पैदा होती है। आप अपने अंदर एक खिंचाव महसूस करते हो, कोई डिस्टर्बेंस फ़ील करते हो कि आप तवाज़न में नहीं हो। ठीक है, इसकी तारीफ़ क्या है? विल्किंसन ने कहा कि ऐसी हालत जो फ़र्द को खिंचाव, जारहियत और ख़ीबत में मुब्तला कर देती है। ख़ीबत होती है फ्रस्ट्रेशन। CL कॉपस कहते हैं ये एक ऐसी क़ुव्वत है जो जिस्मानी और ज़हनी तौर पर किसी फ़र्द में खिंचाव पैदा करती है जिससे फ़र्द अदम तवाज़न का शिकार हो जाता है। तो गोया आपने यही तीनों डेफिनेशंस में सिमिलैरिटी यही है, ऐसी हालत या ऐसी क़ुव्वत जो किसी बंदे में जिस्मानी और ज़हनी तौर
वकूफ़ी तश्कील नूं तनाव से बचने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें किसी भी इवेंट के बारे में आपकी जो नेगेटिव अंडरस्टैंडिंग होती है उसको हम पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग में चेंज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ स्टूडेंट्स को अगर पढ़ते हुए एंग्ज़ाइटी होती है या परफॉर्मेंस एंग्ज़ाइटी होती है किसी चीज़ के बारे में, से फॉर इंस्टेंस हम किसी एक बच्चे की एग्ज़ाम्पल लेते हैं जिसको इतनी एंग्ज़ाइटी होती है कि वो पढ़ नहीं पाता, तो हम उनसे पूछेंगे कि अच्छा आपको किस तरह के ख़यालात आते हैं जब आप किताब खोलते हैं। तो वो बताता है जैसे ही मैं किताब खोलता या खोलती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि ओहो ये तो इतना ज़्यादा सिलेबस है, ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, ये तो बहुत मुश्किल है। व्हाट इफ़ मैं फ़ेल हो गई तो, व्हाट इफ़ मुझे डिग्री ना मिली, मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, मुझे जॉब नहीं मिलेगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो एक सोच से दूसरी, दूसरी से तीसरी, आगे मज़ीद एक सोचों का तसलसल बनता जाता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो व्हाट इफ़ सोच है उसको हम इवन इफ़ में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर वो बच्चा कहता है कि ये बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा, हम रीफ्रेम करके उसको कह सकते हैं हाँ ये बहुत मुश्किल है लेकिन मैं कोशिश कर सकती हूँ। व्हाट इफ़ मैं फ़ेल हो गई तो, इवन इफ़ मैं फ़ेल हो गई मैं दोबारा कोशिश करूँगी। व्हाट इफ़ मुझसे याद ना हुआ तो, इवन इफ़ मुझसे याद ना हुआ मैं उसको नए तरीके से याद करने की कोशिश करूँगी, किसी फ्रेंड से हेल्प ले लूँगी, ट्यूटर से हेल्प ले लूँगी, या देयर आर डिफरेंट वेज़ टू थिंक अबाउट इट। तो इस तरह से आप उसके नेगेटिव अंडरस्टैंडिंग को पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग में चेंज कर लेते हो। इसको रवैये की दुरुस्तगी, दोबारा तश्कील या दोबारा वज़ाहत भी कहते हैं। अनदर मेथड टू रिड्यूस स्ट्रेस इज़ बिहेवियर चेंज या किरदारी तब्दीली की टेक्निक जिसको कहते हैं। इसके 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज़ द बिहेवियर दैट यू वांट टू रिड्यूस, कम कौन सा रवैया करना है। तो अगेन मैंने पहले भी बताया था कि साइकोलॉजी में जहाँ किरदार का लफ्ज़ आएगा वो कैरेक्टर नहीं होता, वो रवैया होता है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि नापसंदीदा किरदार कौन सा है, फिर आप चेंज क्यों करना चाहते हो, व्हाट आर योर रीज़न्स कि क्यों चेंज करना है इस किरदार को, इस रवैये को। एंड देन आप वकूफ़ी तश्कीलें नो, यानी जो मनफ़ी अदरा की वजाहत है उसको मुस्बत में चेंज करते हो, जो हमने फ़र्स्ट पॉइंट में पढ़ा। फोर्थ में आप किरदारी तब्दीली यानी अपने रवैये में तब्दीली लाते हो, और फिफ्थ में आप एनालाइज़ करते हो कि रिज़ल्ट्स कैसे आए हैं। ठीक आए हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आए तो अपनी टेक्निक को आप रिव्यू करते हो और उसमें जो चेंजेस लाने हैं वो लाते हो। थर्ड, आगे जो 3-4 हैं स्ट्रेस को कम करने के लिए, दे आर क्वाइट सिंपल और बहुत से लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं। इसमें है जराइद का लिखना, विच इज़ जर्नल राइटिंग। जर्नल राइटिंग के 2 फ़ायदे होते हैं। एक, जब आप लिख रहे होते हो तो आप अपनी सारी सोचों को, अपने ख़यालात को, अपनी फीलिंग्स को आप नाम दे रहे होते हो, आप उनको पेपर पे ट्रांसफ़र करते हो। उससे एक तो आप लाइट फ़ील करते हो, दूसरा आपकी जो कोई भी प्रॉब्लम है ना, अगर उसको सॉल्व करने में भी हेल्प मिलती है। कैसे? यू स्टार्ट थिंकिंग मोर क्लियरली। जब तक दिमाग में थी चीज़ें, आप में से जो लोग लिखते हैं वो ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं कि जब तक दिमाग में चीज़ें होती हैं तब तक वो सारी एक दूसरे से बस टक्करें खा रही होती हैं, वो क्लियर नहीं होती हैं, एम्बिगुअस होती हैं। लेकिन जैसे ही आप पेपर पे उनको लिखते हो, थिंग्स बिकम मच मोर क्लियर एंड यू आर एबल टू थिंक एंड एक्ट मोर क्लियरली। ठीक है। दूसरा है आर्ट। अब आर्ट का मतलब ये नहीं है कि यू हैव टू बी एन आर्टिस्ट, कि आप आर्ट से स्ट्रेस कैसे कम करोगे। जस्ट बी रैंडम, पेपर ले लो, पेन ले लो, स्टार्ट स्केचिंग, स्टार्ट ड्राइंग समथिंग। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपके पास ये इक्विपमेंट्स होने चाहिए, ये सेम कलर होने चाहिए और इस तरह की आर्टिस्टिक पेंटिंग ही बननी चाहिए। नो, इट्स योर वे, it's about you, what you like, whichever color you like. You feel free to experiment with colors, with brushes. मट्टी के साथ बना लें, पेन के साथ बना लें, ब्रश के साथ बना लें, कलरफुल मार्कर्स हैं, जो भी, एनीथिंग यू फाइंड, उसके साथ रैंडमली जो आपके जहन में आता है, whichever you like। आप अपनी सोचों को शक्ल दे लें, सोचों का नाम दे लें, कुछ आप
अपनी मर्ज़ी से कोई दरख्त बनाना चाहें, कोई इंसान बनाना चाहें, जस्ट फील फ्री टू मेक वॉट एवर यू वॉन्ट। सो इससे भी जब आप दिमाग को फ्रीली थोड़ा सा होने देते हैं, फ्री करते हैं अपने दिमाग को, तो वो आर्ट के ज़रिए भी अपने आप को एक्सप्रेस करता है। ये भी इस तरह से स्ट्रेस कम होता है। एंड आपको अगर पता हो जो मुनीबा मज़ारी हैं, जब उनका एक्सीडेंट हुआ था, अगर किसी को नहीं पता तो दे कैन गूगल इट, उनकी पेंटिंग्स वो बताती हैं कि जब वो हॉस्पिटल में थी, डेथ बेड पे थी एक तरह से, क्योंकि उनकी बॉडी, उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, तो जी उन्होंने पेंटिंग वहाँ पे शुरू की एंड शी सॉ हर स्ट्रेंथ इन पेंटिंग। सो वो एक एग्ज़ाम्पल है जिससे आप रियलाइज़ कर सकते हो कि किस तरह से छोटी छोटी चीज़ें कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन योर लाइफ। ठीक है। एंड फोर्थ इज़ तख्लीकी तरीक़ाकार। इसके 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो आपका प्रॉब्लम क्या है, फिर उस प्रॉब्लम के पॉसिबल सल्यूशंस कितने हैं, इमेजिन करो जितने भी तसव्वुरात आते हैं उनमें से किसी एक को चूज़ करो। सारे नहीं, आप सब हल एक बार नहीं अप्लाई करोगे, कोई एक जो आपको बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन लगता है उसको हम अप्लाई करेंगे 4th स्टेप पे। 5th पे हम एनालाइज़ करेंगे कि क्या ये सोल्यूशन ठीक था, अगर ठीक था वेल एंड गुड, नहीं ठीक था वापस जाएंगे किसी और हल को लेंगे और उसको अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है। 6th इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशल फॉर स्टूडेंट्स, फॉर पीपल ऑफ एनी एज, आजकल के दौर में ख़ास तौर पे, योर टाइम मैनेजमेंट। अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी है तो आधा स्ट्रेस तो आपकी ज़िंदगी से वैसे ही चला जाता है। आजकल ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी इसलिए आ रहा होता है कि हमें समझ नहीं आ रही, हम चीज़ें नहीं मैनेज कर पा रहे, हमारे पास पढ़ने का टाइम नहीं होता, हमारे पास ये करने का टाइम नहीं होता। क्यों? आप क्या कर रहे होते हैं उस टाइम पे? एंड देन इफ़ आई आस्क कि अच्छा आप अपनी डेली रूटीन ब्रेक डाउन करें, तो आप अपने पेज पे लिखते हैं जी मैं ये करती हूँ सारे दिन में, तो टाइम तो नहीं बचता। सो एक स्किल है जिससे टाइम मैनेजमेंट में, जिससे आप टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। आप अपने जितने भी काम आपने लिखे हैं ना अपने पेज पे या आपके जहन में हैं, ये काम मेरे हैं दिन में, आप उनको 4 खानों में डिवाइड करते हो। पहले खाने में वो काम लिखेंगे जो होंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट अर्जेंट, अर्जेंट हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। दूसरे खाने में आप वो लिखोगे जो कि इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन अर्जेंट नहीं है, तो यानी फ़ौरन अभी करने की उनको ज़रूरत नहीं है, इम्पॉर्टेंट है मैं बाद में करूँगी। थर्ड में है जो इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है, अभी ही करने हैं, यानी कल आपका टेस्ट है और आपने टेस्ट करना है याद, या दूसरा अर्जेंट काम है कि अभी के घर वाले कहीं मूवी देखने जा रहे हैं या कहीं दावत है वहाँ जाना है, वो भी अर्जेंट है, ज़ाहिर आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, लेकिन यू हैव टू सी विच वन इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू। जो इनमें से इम्पॉर्टेंट है आप उसको उस खाने में लिखोगे। ठीक। 4th इज़ वो सारे काम जो ना इम्पॉर्टेंट है ना अर्जेंट है, उनको जब आप लिखोगे तो यू विल सी क्लियरली आपके कामों की डिवीज़न क्या है। एंड आई होप इट हेल्प्स, आप लोग ट्राई करना। And I am hopeful कि it is going to help a lot of people. It has helped me, it has helped a lot of people that I shared this with. So yes. Then is deep breathing 7th, और ये मेरा ख्याल है एक ऐसी टेक्निक है जो बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड है। बहुत लोग कहते हैं अच्छा हम तो सांस लेते रहते हैं तो स्ट्रेस क्यों नहीं कम होता। सांस, आप हम जैसे स्ट्रेस में सांस लेते हैं, आप नोटिस करेंगे जब आप परेशान होते हैं आप शैलो ब्रीदिंग कर रहे होते हैं। शैलो ब्रीदिंग का मतलब है आप सिर्फ बहुत ज़्यादा डीप, जो कह लो सांस को मुकम्मल तौर पे फेफड़ों तक लेकर जाना, फेफड़ों को सही जैसे कहते हैं फ्रेश फील होना चाहिए डीप ब्रीदिंग में। अब डीप ब्रीदिंग ये नहीं होती कि आप बिल्कुल नॉर्मली अभी जैसे सांस ले रही हूँ मैं, इट इज़ नॉट डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग इज़ जो उसका बेस्ट पॉसिबल तरीका वो ये है कि आप नाक से लंबा गहरा सांस लें, और जब सांस ले रहे हों आप एक हाथ अपने पेट पर रख सकते हो। यू शुड फील कि आपका पेट बाहर की तरफ आ रहा हो, ठीक है, यानी फूल रहा है बाहर की तरफ। और उसके बाद आप उसको कुछ सेकंड के लिए 2 3 4 5 जितने सेकंड के लिए होल्ड कर सकते हैं होल्ड करो, और उसके फिर आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ कर दो मुंह के ज़रिए। ठीक है। सो यू इनहेल थ्रू योर नोज़
You pause for a few seconds and then you exhale through mouth slowly and gradually. ठीक है. आप इस तरह से जब करते रहते हो तो ब्रेन को सिग्नल जाता है कि वो रिलैक्स्ड स्टेट में है, तो आपकी बॉडी भी रिलैक्स्ड स्टेट में जाना शुरू हो जाती है. और 1-2 बार करने से कुछ भी नहीं होता, आपको ये दिन में फ्रीक्वेंटली करना पड़ता है. मेरा ख़्याल है 2 से 3 महीने तक करेंगे तब जाके आपकी बॉडी जो है उसको वो जो क्रोनिक स्ट्रेसर्स होते हैं उनसे उसको निकलने में थोड़ी बहुत हेल्प मिलती है. ठीक है. इसके अलावा कुछ लोगों को म्यूज़िक सुनने से स्ट्रेस कम होता है, कुछ लोगों को नमाज़ पढ़ने से, खाना खाने से, मसाज करवाने से, पानी से, किसी से डिस्कस करने से. तो दीज़ आर डिफरेंट वेज जैसे स्ट्रेस कम हो सकता है. तो आप लोग अपने लिए आइडेंटिफाई करो विच थिंग्स हेल्प यू रिड्यूस योर स्ट्रेस. ठीक है. एंड अगेन हम स्ट्रेस ख़त्म कर नहीं सकते और हमें करना भी नहीं है, क्योंकि देयर इज़ यू स्ट्रेस, देयर इज़ बुरा वाला स्ट्रेस. तो अच्छा वाला स्ट्रेस इज़ गुड. अच्छा तब है जब वो आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर करता है. ठीक है. फिर है जी मुहरकाती किरदार को मुतय्यन करने वाले अनासर. 2 तरह के अनासर हैं, अंदरूनी और बैरूनी. अंदरूनी अनासर में हैं सबसे पहले आपकी ज़ाती पसंद नापसंद. अगर आप चाहते हैं आप डॉक्टर बने और आपके घर वाले चाहते हैं कि आप से फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर बन जाएं, तो आप किसके लिए ज़्यादा मोटिवेटेड होकर पढ़ोगे? उसके लिए जो आप चाहते हो. ठीक है. तो ज़ाती पसंद नापसंद. दैन मकासद, कोई भी ऐसा आपकी ज़िंदगी का मकसद जब तक आप उसको हासिल नहीं कर लेते आप एक्टिव रहते हो, आप मोटिवेटेड रहते हो. थर्ड इज़ दिलचस्पी. दिलचस्पी 2 तरह की होती है, पैदाइशी और इक्तसाबी. पैदाइशी दिलचस्पी कौन सी होगी? नाम से ज़ाहिर है, जो पैदा होने से ही आपके साथ होती है, जैसी माँ की बच्चे में दिलचस्पी. दूसरी है इक्तसाबी, जो आप तालीम व तरबियत के ज़रिए सीखते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा कि जी साइकोलॉजी में आपने फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट्स देखे, आपने देखा से क्लिनिक में साइकोलॉजिस्ट देखे, तो यू आर मोटिवेटेड कि अच्छा मुझे भी यही बनना है. तो वो आपकी दिलचस्पी इस मज़मून में बनी और आपने स्पेशलाइज़ करके माहिर नफ्सियात बन गए. ठीक है. लास्ट है ज़ाती ज़रूरियात. ज़ाती ज़रूरियात का मतलब है कि जो आपको ज़िंदगी में ज़रूरियात पेश आती हैं आपकी बका के लिए या डिफरेंट मकासद के लिए, तो उसके लिए भी आप मोटिवेटेड होते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल फाइनेंशियल नीड्स हैं, तो उसके लिए आप मोटिवेटेड होगे कि अब मैं अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करूं. ठीक है. सेकंड इज़ अगैन 2 तरह के फैक्टर्स थे, बैरूनी और अंदरूनी. हमने अंदरूनी कवर कर लिए. बैरूनी वो हैं जो आपका माशरा है. माशरे से आपको, माशरा आपको किसी भी किरदार के लिए तारीफ़ करता है आपकी, तो उसको हम कहते हैं समाजी तक़वियत, और वो फिर आप रवैया बार बार करते हो. ठीक है.
असर नहीं होता या नहीं पड़ता। आप देखेंगे कि मुहर्रिक कौन कौन से थे और क्या उनके कम या ज़्यादा होने से आपकी ज़िंदगी पर असर नहीं पड़ता। से फॉर इंस्टेंस भूख, प्यास, दर्जा हरारत, जारहियत, ताकत, एफिलिएशन, इन सब के कम या ज़्यादा होने से क्या ज़िंदगी पर असर नहीं पड़ता। वो आई होप आपको अभी तक जवाब मिल गया होगा, वो आप यहाँ लिखोगे। नेक्स्ट इज़ आपने अलिफ़ के अल्फाज के मुताबिकती कॉलम बे में तलाश करके कॉलम जीम में मुकम्मल बयान लिखने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर भूख का मुहर्रिक है तो वो कौन सा मुहर्रिक है वो आप जीम में लिख दोगे। तो आप देखोगे इब्तदाई है, सानवी है, कौन सा है, ठीक है। इसके अलावा जैसे फ़र्स्ट है मुहर्रिक, तो जो कॉलम बे है इसमें कौन सा लफ्ज़ आपको लगता है सिर्फ मुहर्रिक के लिए के साथ सबसे ज़्यादा मैच कर रहा है। तो अगेन वो 3 डेफिनेशंस आपने घोल के पी जानी है जो फ़र्स्ट पेज पे हमने पढ़ी थी। उनमें मैंने आपको बताया था एक ही चीज़ कॉमन है और वही यहाँ पे भी पूछी गई है, उसमें थी मकसदी सरगर्मी। तो आप कॉलम जीम में मुहर्रिक के सामने मकसदी सरगर्मी लिख दोगे, ठीक है। इसी तरह आपने 1 बाय 1 इनको सॉल्व करना है। इनके आंसर्स ये कहीं और से नहीं है बुक के अंदर, इसी बुक में इसी चैप्टर में इसके आंसर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चंस, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है और मेक श्योर कि जब क्वेश्चन 8 नंबर का है तो यू हैव नियरली 7 से 8 हेडिंग्स। तो 8 नंबर का सवाल आप प्रेजेंट करें, मेक पिक्चर्स, उसमें डायग्राम्स बना सकते हैं आप उसके अलावा फ़्लो चार्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ट्राई टू वर्क ऑन पेपर प्रेजेंटेशन एज़ वेल। और सबसे लेकिन उससे भी पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, ओनली देन यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द पेपर ब्यूटिफुली एंड कॉन्फिडेंटली, ठीक है। सो आई होप इट हेल्प्ड। अगेन आप लेक्चर अगर दोबारा सुनो तो साथ एक बार अभी अगर सुन लिया है पहले बुक से पढ़ लें, छोटे छोटे चंक्स में पढ़ें। पूरा लेक्चर एक ही बार सुनने से डू नॉट एक्सपेक्ट कि आपको सारा चैप्टर याद हो जाएगा। छोटे चंक्स में याद करेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा याद करके उसको रिट्रीव करने की कोशिश करो, फिर दोबारा याद करो, ठीक है। आपका जो मेमोरी वाला चैप्टर है उसमें यू विल फिगर आउट कि कैसे बहुत ज़्यादा आप एक ही बार में पढ़ने की कोशिश करोगे यानी पेपर के आखिरी दिन, तो उसकी रिटेंशन बहुत कम रह जाती है, आप भूल जाते हो। तो थोड़ा थोड़ा याद करोगे, समझ के याद करोगे तो वो आपको ज़्यादा अरसे तक याद रहेगा और पेपर में आपको भूल जाने की टेंशन नहीं होगी, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, गुड लक।